अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 20 ऑफ द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 सेक्शन 12 तक हम डिस्कस कर चुके थे और आज हमने उससे आगे सेक्शन 13 को आगे लेकर चलना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 13 से लेकर 20 तक जो है वो क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। सेक्शन 13 जो है वो डिमांड्स की बात कर रहा है, तलब्स की। अब अगर देखा जाए तो सेक्शन 13 जो है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ड्यूरिंग LLB एग्जाम्स, यानी सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो डिमांड से रिलेटेड है। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह ये इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी जो प्रीएम्पशन का सूट है वो इसी के बेस पर बनता भी है और राइट ऑफ प्रीएम्पशन टूटता भी इसी की बेस पर है। यानी ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको समझना और इनकी अंडरस्टैंडिंग होना नहायत ही ज़रूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Section 13 Demand of Preemption. The right of preemption of a person shall be extinguished unless such person makes demand of preemption in the following order, namely तलबे मुआसबत, तलबे इशद एंड तलबे खसूमत। यानी कोई भी बंदा उस वक्त तक राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो क्लेम ही नहीं कर सकता जब तक वो ये 3 डिमांड्स पूरी नहीं करता। जब ये वो थ्री डिमांड्स पूरी करेगा तब ही जो है वो इंटाइटल्ड होगा कि सूट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो कोर्ट में फाइल कर सके। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, तलबे मुआसबत मींस इमीडिएट डिमांड बाय अ प्रीएम्प्टर इन द सिटिंग और मीटिंग मजलिस इन विच ही हैज कम टू नो ऑफ द सेल डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब तलबे मुआसबत ये है कि इमीडिएट डिमांड, जिस मजलिस में वो बैठा हुआ है जैसे ही उसको पता चलता है, जिस स्टेट और जहां पर भी वो है, यानी जैसे ही उसको पता चलेगा उसने क्या करना है, अपनी इंटेंशन शो करनी होगी कि वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करेगा। अब तलबे मुआसबत को जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। जंपिंग डिमांड इस तरह कि उसने एट द इंस्टेंट, उसी वक्त उसी मजलिस में अपनी जो है वो इंटेंशन शो करनी होगी। अगर वो थोड़ी सी भी देर कर देता है तो उसका जो ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये खत्म हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। नोट, एनी वर्ड इंडिकेटिव ऑफ इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन आर सफिशिएंट। यानी कोई भी अगर वो लफ्ज बोल देता है जिससे उसकी इंटेंशन शो हो रही हो कि वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने जा रहा है, दैट्स इनफ टू शो हिज तलबे मुवासबत और जंपिंग डिमांड। सेकंड वन, तलबे इशद मींस डिमांड बाय एस्टैब्लिशिंग एविडेंस। यानी ये तलबे तकरार भी इसको कहा जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, जो वेंडी है उसको आपने नोटिस भेजना है और अपनी उसको इंटेंशन बतानी है कि मैं इस पे प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तलबे खुसूमत मींस डिमांड्स बाय फाइलिंग अ सूट। इसमें जो आप कोई भी जो प्रीएम्प्टर है जिसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उस प्रॉपर्टी पर, वो क्या करता है, सूट फाइल करता है प्रीएम्पशन का और उससे वेंडी से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो थ्रू प्रीएम्पशन क्लेम करता है। Subsection 2. When the fact of the sale comes within the knowledge of preemptor through any source, he shall make तलबे मुआसबत। यानी जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है और उसका उस प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, तो वो उसी वक्त ही क्या करेगा, तलबे मुआसबत करेगा। When a preemptor has made तलबे मुआसबत under subsection 2, he shall as soon thereafter as possible but not later than 2 weeks from the date of knowledge make talbe ishad by sending a notice in writing attested by 2 truthful witnesses under the registered cover acknowledgement due to the vendee confirming his intention to exercise the right of preemption।
अब तलबे इशत को उन्होंने एक्सप्लेन किया है सब सेक्शन 3 के अंदर कि जैसे ही वो तलबे मुआसबत की जो है इमीडिएट डिमांड पूरी कर चुकेगा, उसने क्या करना है, विद इन 14 डेज, विद इन 2 वीक्स क्या करना होगा, जो 2 ट्रूथफुल विटनेसेस हैं उनकी मौजूदगी में वेंडी को नोटिस भेजना है और उसको अपनी इंटेंशन बतानी है कि मैं इस प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। फोर्थ, where a preemptor has satisfied the requirements of talbe muasbat under subsection 2 and talbe ishat under subsection 3, he shall make talbe khusumat in the court of competent jurisdiction to enforce his right of preemption। अब सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि जैसे ही तलबे मुआसबत की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी यानी इमीडिएट डिमांड एंड तलबे इशत, तलबे तकरार यानी जो ट्रूथफुल विटनेसेस की मौजूदगी में उसने नोटिस भेजना है, वो जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तलबे मुआसबत की और तलबे इशत की, तो इसके बाद वो क्या करता है, तलबे खुसूमत यानी कोर्ट में उसने राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करना है बाय फाइलिंग अ सूट। तो ये जो फाइलिंग अ सूट ऑफ प्रीएम्पशन है ये क्या होगा, तलबे खुसूमत। 14, डिमांड बाय गार्डियन और एजेंट, where a person is unable to make demands under section 13, his guardian or agent may make the required demands on his behalf। अब सेक्शन 14 ये कह रहा है कि अगर कोई माइनर है तो वो अपनी प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन किसके थ्रू क्लेम कर सकता है, थ्रू हिज गार्डियन, यानी वो उसका गार्डियन जो है वो उसके बिहाफ पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर पाएगा। और अगर कोई बंदा खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो जो उसका ऑथोराइज्ड एजेंट है, यानी अगर किसी बंदे का एजेंट है तो वो भी इन तलब्स को पूरा करते हुए राइट ऑफ प्रीएम्पशन कोर्ट में फाइल कर सकता है, इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। 15, waiver of the right of preemption, the right of preemption shall be deemed to have been waived off if the preemptor has acquiesced in the sale or has done any other act of omission or commission which amounts to waiver of the right of preemption। अब सेक्शन 15 ये कह रहा है कि अगर प्रीएम्प्टर क्या कर देता है, उस सेल को क्या कर देता है, रजामंदी शो कर देता है, या कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ कमीशन करता है या एक्ट ऑफ कमीशन करता है जिससे उसकी रजामंदी जाहिर हो रही हो उस सेल के अंदर, तो उस सेल में वो या जो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है वहां पर वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकेगा। 16, death of preemptor, where a preemptor dies after making any of the demands under section 13, the right of preemption shall stand transferred to his legal heirs। यानी कोई भी शख्स है उसने कुछ एक या दो डिमांड्स कर ली हैं प्रीएम्पशन की, यानी तलबे मुआसबत और तलबे इशत उसने पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है आफ्टर मेकिंग एनी 1 or 2 डिमांड्स। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है या सूट उसने फाइल इंस्टीट्यूट कर दिया था कोर्ट में, तो इसके बाद अगर प्रीएम्प्टर की डेथ हो जाती है तो ये राइट ऑफ जो प्रीएम्पशन है ये उसके लीगल हीयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये जो डेथ है उससे ये खत्म नहीं होगा अगर उसने डिमांड्स सारी फुलफिल कर ली थी या एक या दो उसने डिमांड जो है वो कंप्लीट कर ली थी प्रीएम्प्टर ने, उसकी डेथ के बाद ये उसके लीगल हीयर्स के पास राइट चला जाएगा। सेक्शन 17, abatement of right of preemption, where a preemptor before the decree of a court alienates the property on the basis of which he claims the right of preemption, such right shall abate। Subsection 2, an alienee of the property under subsection 1 shall not be entitled to the right of preemption। अब सेक्शन 17 ये कह रहा है कि कोई भी प्रीएम्प्टर जिस प्रॉपर्टी की बेस पर या जिस स्पेशल राइट की बेस पर जो किसी खास प्रॉपर्टी से उसको आ रहा है उस पे वो क्या कर रहा है, सूट ऑफ प्रीएम्पशन जो है उसने इंस्टीट्यूट किया हुआ है, लेकिन अगर वो उसी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, एलिनिएट कर देता है, सेल आउट कर देता है, तो वो उस प्रॉपर्टी की बेस पर जो उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन था वो भी क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी जो एलाइनी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी की बेस पर प्रीएम्पशन नहीं कर सकता जो प्रॉपर्टी उसने क्या कर दी हो, एलिनिएट कर दी हो। सेक्शन 18, exercise of right of preemption by a Muslim and a non-Muslim against each other,
A Muslim and a non-Muslim may exercise the right of preemption against each other. अब सेक्शन 18 ये कह रहा है कि कोई भी मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम के अगेंस्ट या कोई भी गैर मुस्लिम क्या कर सकता है, किसी मुसलमान के खिलाफ सूट ऑफ प्रियम्पशन जो है वो कर सकता है। Section 19 Right of preemption non-transferable and indivisible save as provided in section 16 the right of preemption shall be non-transferable and indivisible। section 16 को मद्देनजर रखते हुए जो उसमें कहा गया है कि डेथ ऑफ प्रियम्प्टर जो है उसका जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है उसके लीगल हियर्स को चला जाता है, उसको जो है वो सेविंग क्लॉज देकर वो ये बता रहा है कि जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है वो क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है एंड इनडिविजिबल है। यानी ये मेरा राइट ऑफ प्रियम्पशन हो तो मैं किसी अगले बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेक्शन 20 वेयर द प्रियम्प्टर एंड द वेंडी इक्वली इंटाइटल्ड वेयर द प्रियम्प्टर एंड द वेंडी फॉल विद इन द सेम क्लास ऑफ प्रियम्प्टर्स and have equal rights of preemption the property shall be shared by them equally। अब सेक्शन 20 ये कह रहा है कि जो वेंडी है और जो प्रियम्प्टर है उन दोनों का जो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है उस पर सेम राइट ऑफ प्रियम्पशन था। यानी जो क्या मिसाल के तौर पर ए बी एंड सी ये दोनों क्या हैं, को शेयरर्स हैं। अब ए जो है वो प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है बी को, अब सी क्या कर देता है, उस पे राइट ऑफ प्रियम्पशन क्लेम कर देता है। तो जो ए ने प्रॉपर्टी सेल की है बी को, वो अगर सी जो है उस पे क्या कर देता है, सूट ऑफ प्रियम्पशन इंस्टीट्यूट करेगा तो जो प्रॉपर्टी है वो बी और सी के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि जो उनकी क्लास है बी एज अ वेंडी एंड सी एज अ प्रियम्पशन, उस प्रॉपर्टी पे जो दोनों का राइट है एज अ को शेयरर यानी शाफे शरीक, वो क्या है, दोनों इक्वली इंटाइटल्ड होंगे उस प्रॉपर्टी के। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सेक्शन 13 से लेकर 20 तक, सेक्शन 13 में डिमांड डिस्कस की गई हैं, तलबे मुआसबत, तलबे इश्शत एंड तलबे हुसूमत, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक आज का समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।